Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying and studying this series of chemistry's lecture. It's Abbas Jafri from Asas National School, and today is lecture number 20, chemistry. We have started the new chapter from couple of days. This is the third lecture of this chapter, chapter number 10, acids, bases, and salts. So the contents of today's lecture are Laurie-Bronsted concept of acid and bases. So we will revise and again complete concept of Laurie-Bronsted acid and bases. And after that we will define and explain the concept of amphoteric compounds. And the third one is characteristics of Laurie-Bronsted acid and bases. So dear students, our concept is Bronsted and Laurie concept. So it's not V, it's Y, Laurie concept. In 1923, the Danish chemist Bronsted and English chemist Laurie independently presented their theories of acids and bases on the basis of proton transfer. So we have discussed in the previous lecture that proton transfer means H positive ion transfer. H positive ion, जब हाइड्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही बाकी बचता है. तो प्रोटॉन जो है वो असल में कोई भी किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं. लेकिन जब हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है और वो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है तो वो हाइड्रोजन एटम को हम केमिस्ट्री में प्रोटॉन कहते हैं. ये आपने ज़हन में बात रखनी है कि इन केमिस्ट्री हाइड्रोजन एटम मींस प्रोटॉन. According to this concept, an acid is a substance that can donate a proton to another substance. Acid एक ऐसा substance है जो कि दूसरे substance को proton जो है वो donate करता है. A base is a proton donor or H positive donor, and acid is a proton acceptor and H positive acceptor. यहाँ पे एक एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल HCl acts as an acid while ammonia act as a base. तो यहाँ पे आप देखेंगे HCl जो है वो एक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और अमोनिया जो है वो एक बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है. तो जब अमोनिया और HCl एसिड और बेस के तौर पर एक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे एग्जांपल शो होगी. HCl अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर करता है अमोनिया को. प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन, असल प्रोटॉन नहीं होता बल्कि ये H पॉजिटिव आयन को केमिस्ट्री में हम प्रोटॉन कहते हैं. वी कॉल H पॉजिटिव आयन इन केमिस्ट्री प्रोटॉन, यानी H प्लस जो होता है H पॉजिटिव आयन जो है ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, दिस इज, ये हमारे पास प्रोटॉन है. ठीक है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं. Similarly, when HCl dissolves in water, HCl acts as an acid and H2O acts as a
बेस। सो यहाँ पे देखें HCl के साथ एसिड है, बेस H2O के साथ है, क्योंकि HCl का ये जो H पॉजिटिव आयन है ये बेस को चला जाएगा, जिससे ये H3O प्लस जो है वो बन जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि HCl एक एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और H2O एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कल का कॉन्सेप्ट था, ब्रांस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने नीचे कहा था कि अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स मतलब H पॉजिटिव आयन। तो अब this means a substance can act as an acid only when another substance simultaneously behave as a base। यानी कि इसके अंदर जो है वो एक म्यूचुअल आपस में कंट्रीब्यूशन होगी, यानी कि अगर एक सब्सटेंस एसिड है तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, और दूसरा जो है वो क्या है, बेस है, तो वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि H पॉजिटिव आयन को जो एक्सेप्ट करेगा, आर्हीनियस में और इसमें दोनों में ये फर्क है कि आर्हीनियस के अंदर जो है वो H पॉजिटिव आयन एसिड होता है डोनेट करने वाला, लेकिन वो वाटर में करता है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट कर रहा है, लेकिन उसमें वाटर का कोई कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है, वाटर हो चाहे वाटर ना हो। H पॉजिटिव आयन डोनर जो होता है वो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, दिस इज एन एसिड। ठीक है, और जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या है जी, वो वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ये है कि H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड है और OH नेगेटिव आयन जो है वो बेस है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ से देखें वो लिखा हुआ है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एन एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। Similarly, CaO behaves as a base, but it cannot accept a proton। तो यहाँ पे भी कुछ जो है वो क्या है, लिमिटेशंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ब्रांस्टेड लोरी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो ब्रांस्टेड लोरी को एक्सप्लेन नहीं करते, उन सब्सटेंसेस के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये माइंड में आएगा कि इसको, इस सवाल को मार्क कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो क्या करना है कि डेफिनेशंस जो है वो आपने इसकी मार्क करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी मार्किंग के हवाले से बता देता हूँ। अच्छा, तो आपने शुरू में यहाँ से जो है ना ये जो डेफिनेशन है एसिड की और ये बेस की, ये आपने लिख देनी है। ठीक है ना, कि एसिड एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिख दी, एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। और दूसरी साइड दूसरी आपने डेफिनेशन लिखनी है अ बेस की, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। तो ये आपके पास क्या आ गई जी, एसिड और बेस की डेफिनेशन आ गई। तो सबसे पहले आपने एसिड और बेस की क्या लिखनी है जी, डेफिनेशन आपने लिख दी प्रॉपर तरीके से, वो उनके समझ में आ जाएगा कि ये इसने एसिड और बेस की डेफिनेशन को लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है आपने, और नीचे आपके पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं एसिड और बेस की। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन है फिर तो दोनों एग्जांपल लिखेंगे, अदरवाइज जो है वो एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर 1 एग्जांपल है और ये नंबर 2 एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे तक तो ये एग्जांपल्स हो गई हमारे पास। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गए, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये एक डेफिनेशन है। ठीक है,
ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई एसिड और बेस की, और ये नीचे जो है वो दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये, और ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये पहली एग्जाम्पल ये है HCl की, और दूसरी है HCl की ये वाली एग्जाम्पल। अब दोनों में HCl एसिड है, और ये इसको ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ तक आपके इसकी जो है वो, अगर आपको सिंपल सवाल आता है, ठीक है, 2-3 नंबर का सवाल आता है, तो ये यहाँ तक इसका सवाल है। अब इसके बाद इसके हैं पार्ट्स, क्या क्या इसके अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये उनके जो है वो पार्ट्स हैं, इसमें क्या जो है वो पूछा जाएगा, इसके बारे में मजीद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है। ये हमने कल जो है वो डिस्कस किया था। ये कहता है, वो कहता है देखें जरा, यहां से पढ़ें जरा। कहता है कि अकॉर्डिंग टू ब्रांसेट लोरी कंसेप्ट, एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। यानी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही इसमें एक हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, ठीक है, बिहेव एज ए बेस। अब यहाँ पे वाटर जो है वो अगर बेस है, तो उसके साथ वाटर एक एसिड है, तो इसके साथ अमोनिया दिया हुआ है जो कि एक बेस है। तो ये जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है ये इसको ट्रांसफर होगा, ठीक है, और तब ये NH4 प्लस बन जाएगा। विच मीन्स के एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ, ठीक है ना, साथ साथ एक रिएक्शन हो रहा होता है, दूसरा भी साथ होता है। बिहेव एज अ बेस, प्रोटॉन डोनर भी वहीं पे होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी वहीं पे होता है। Hence, a substance can act as an acid as well as a base, depending upon the nature of the other substances. ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस, एक सब्सटेंस एसिड हो सकता है, दूसरा बेस होगा, एक बेस होगा दूसरा एसिड हो सकता है। अब यहाँ पे मिसाल क्या दी हुई है, यहाँ से वो कहता है फॉर एग्जाम्पल H2O act as a base when it reacts with HCl and an acid when it reacts with ammonia. So such a substances that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रांसिल-डोली के कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन को, H पॉजिटिव आयन को डोनेट भी कर सकते हैं और H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक हालात में जब ये वाटर जो है HCl के साथ मिलता है, तो HCl से ये एक्सेप्ट कर लेता है H पॉजिटिव आयन, और जब ये मिलता है क्या कहते हैं अमोनिया के साथ, तो ये अमोनिया के साथ जो है वो क्या करता है H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे जो है वो डोनेट कर देता है। तो एम्फोटेरिक स्पीशी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके, यानी कि a substance is called amphoteric species, ठीक है ना। ये सारी लाइन जो है ये दिस इज अ होल लाइन इज कॉल्ड अ डेफिनेशन। और ये जो है आपने यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इसकी जो है वो क्या कहते हैं आप समझ लेंगे। यानी मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये एग्जांपल है इसकी, यहाँ से लेके और ये साथ इसके ऐड कर लें, तो ये इसकी एग्जांपल है। अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर एक्ट्स एज अ बेस। तो ये सारी आपने जो है ना इसको एज अ एग्जांपल में लिखना है। यहाँ से लेकर मैं ये मार्क कर देता हूँ इतना ऐसा, ये इसकी क्या हो गई जी, ठीक है। तो ये इसकी हो गई एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी हो गई एग्जांपल, ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सर इसकी किसकी, जी बताइए क्या कह रहे हैं। सर किसकी एग्जांपल है ये? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है ये। यस सर। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो है ना, अब एक एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्रांसिल-डोली के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड भी एज अ एसिड भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ बेस भी बिहेव कर सकते हैं। उनके अंदर जो है वो डुअल प्रॉपर्टीज होती हैं,
यानी कि वो डबल उनके अंदर जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं ये जो मार्क किया हुआ हिस्सा ये इसकी एग्जांपल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस की। और नीचे जो है इसकी जो डेफिनेशन जी, ठीक है सर। हाँ जी, और इसकी जो डेफिनेशन है नीचे वो जो है वो क्या कहते हैं, मैंने उसको भी मार्क कर दी। पहले आपने, ये सवाल बड़ा अहम है, असल में आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एक सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, ठीक है, जरा आप उसको गौर से देखेंगे, ठीक है, कि ये देखेंगे ए सब्सटेंस, a substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric substance। तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे सवाल डेफिनेशन आ गई। अब उसके बाद आपने देनी है एग्जांपल। तो एग्जांपल है जी, a substance that can acts as an acid as well as a base depending upon the nature of the other substances। For example, H2O act as a base when it's reactive with HCl। तो यहाँ पे आप जो है ना वो ये एग्जांपल भी देनी पड़ेगी आपको, जहाँ पे वाटर जो है वो एज अ बिहेव एक्ट कर रहा है, यानी ये एग्जांपल भी आप इसके साथ शामिल करें, ठीक है ना, ये वाली उसको भी आप उठा के यहाँ पे लिखें इसके साथ, ठीक है, इस जगह पे। तो ये जो एग्जांपल अगर आपको देखें, H2O जो इधर तो एज अ बेस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वाटर एज अ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो चाहिए तो ये है कि ये दोनों यानी कि क्या कहते हैं लिखनी चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे एक लिखी हुई है, दूसरी उसके साथ आप लिख लें। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हेलो। यस सर, आ रही है। अच्छा, तो ये मैंने आपको एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का जो बताया, ये समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अगर किसी का माइक बंद है तो वो काइंडली अपना माइक ऑन करके बता दे। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, ये आप मैं आपको दोबारा से एक आइडिया बता देता हूँ कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वो एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल H2O एक्ट एज अ बेस एंड एक्ट एज एन एसिड। तो यहाँ पे करना ये है कि बुक से जो है वो आप देख सकते हैं कि वाटर की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, और ऊपर दूसरी एग्जांपल है जिसमें वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो है वो एग्जाम्पल जो है वो क्या कहते हैं, सेम उस तरह से ही आप लिख दें। यानी यहाँ पे आप इस तरह करके ये H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे लिख दें, और प्लस उसके बाद यहाँ पे लिख दें जी HCl, ठीक है, HCl, फिर आगे यहाँ पे डबल एरो डाल के, ठीक है, जरा मेरा थोड़ा सा माउस हल्का है, तो उसके बाद यहाँ आ जाएगा जी H3O प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस। तो ये इस तरह, जिस तरह ये एग्जांपल लिखी है इस तरह ये एग्जांपल भी लिख लें, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो गई है बात आपको? यस सर। हाँ जी। तो मजीद जो है वो पहले दो चैप्टर्स की पहले की रिकॉर्डिंग किस किस ने देखी है वहां से? रिकॉर्डिंग आप में से किसी ने देखी है वो व्हाट्सएप सर पे? इस चैप्टर की देखिए। हाँ जी, बस ठीक है। और अगर आपको पिछले किसी चैप्टर का किसी का जो आपका रहता है सवाल या कोई चीज, वो भी मुझे बता दें, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको दोबारा से।
यस सर। हाँ जी, अगर कोई आपको है तो इशू, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो ग्रुप में भी नंबर है उसका शेयर हुआ होगा, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें तो आपको सारा क्लैरिटी इसके हो जाएगी। मकसद ये है कि आपको जो है ना वो लॉकडाउन के अंदर समझ में आए, ठीक है, कि भाई जो है वो घर बैठ के जो है वो आपको जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है ना अभी तक दो चीज़ें डिस्कस की हैं, आई डिस्कस ओनली टू थिंग्स, वो आप ज़रा इसको माइंड में रखें। पहली चीज़ है कि यहाँ से हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं और डेफिनेशन देखी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हिस्सा मैंने मार्क किया हुआ है ये नीचे तक, इसको मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा हिस्सा जो है वो मार्क वाला, ये इतना, ये सारा जो है वो ये डेफिनेशन है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको? यस सर। जो इसका बाकी हिस्सा है भाई वो यस सर। जो इसका बाकी हिस्सा है वो बाकी हिस्सा भी आपको मैं इस तरह साथ साथ बताया जा रहा हूँ। अभी फिलहाल आप यहाँ तक देखेंगे इसमें से यहाँ तक मार्क हो गया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसकी लिमिटेशन, ये जो हिस्सा है ना ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें, ये मैंने इसको मार्क किया है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी जो है ना वो हेडिंग दे सकते हैं कि इसकी जो है वो ये सर लिमिटेशन क्या है इसकी, ठीक है ना। तो ये इसकी जो ये वाला हिस्सा हमारे पास है ये लिमिटेशन में आता है, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा लिमिटेशन की, ठीक है। मैं कह दूंगा जी ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये तो जो जो लिमिटेशन है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की वो ये है, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी की लिमिटेशन है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की लिमिटेशन है। अब ये क्या लिमिटेशन है जरा हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब वो कहता है कि ये हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से, वो कहता है कि it has been observed that there are certain it has been observed that there are it has been observed that there are certain substances which behave as acid as though they do not have the ability to donate a proton। उनके दरमियान जो उसके उनके पास प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि बिहेव के तौर पर एक्ट करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते। अब यहाँ पे देखें ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे SO3 वाला, ये तो वो लवाइजे का कॉन्सेप्ट आ गया ऑक्सीजन वाला, और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये जो इसको नहीं करते वो क्या कहते हैं, इसकी लिमिटेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ, यानी ये चीजें ये बताती हैं कि ब्रांस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट भी एक खास किस्म के कंपाउंड पर ही इतलाक होता है और बाकी जो है वो इसके ऊपर नहीं कहता। अब ये लिखा हुआ आर आर्हीनियस एसिड आर ब्रांस्टेड लोरी एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस की डेफिनेशन दोनों की मुख्तलिफ है। बेस में वो OH करता है, लोरी ब्रांस्टेड OH नहीं करता। तो ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस की और ब्रांस्टेड लोरी की डेफिनेशन एसिड की और बेस की सेम है। आर्हीनियस की ब्रांस्टेड और लोरी में एसिड और बेस की डेफिनेशन जो है वो क्या है, दोनों की सेम है। सिर्फ एसिड की डेफिनेशन सेम है, बेस की डिफरेंट है, ठीक है ना। एसिड की डेफिनेशन सेम है, बेस की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये जो बना पैराग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पे आपने देखा है, कि इसका मतलब क्या है कि ऑल आर्हीनियस एसिड आर ब्रांस्टेड लोरी एसिड्स एंड ऑल अदर आर ब्रांस्टेड लोरी बेस। ब्रांस्टेड लोरी बेस की डेफिनेशन अलग है इसलिए ये सिमिलर नहीं है। एसिड की डेफिनेशन सेम है इसलिए ये सिमिलर है। ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये उन्होंने इस लाइन का मतलब ये कि तमाम एसिड चाहे वो आर्हीनियस हो ब्रांस्टेड हो वो सेम होते हैं, लेकिन ब्रांस्टेड बेसिस जो और आर्हीनियस बेसिस हैं वो सेम नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। इस लाइन का मतलब ये है। यहाँ पे जो ये जो हमारे पास लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास शो हो रही है
इस लाइन में जो बताया गया है वो यही है कि तमाम ब्रांचिड लोरी एसिड्स और आर्हीनियस एसिड्स ये दोनों सेम है, ठीक है। और ब्रांचिड लोरी बेसिस और ब्रांचिड लोरी आर्हीनियस बेसिस सेम नहीं होते, क्योंकि उसमें OH आयन जो है वो पानी में डिसोसिएट करता है वो आर्हीनियस, और दूसरे में जो है वो जी को सवाल पूछना है आपने? नो सर। हाँ जी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो उसका माइक जो है अगर वो देख लें, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो। नो सर। हाँ जी, तो ये पढ़ना भी है इसको, ये नहीं है कि बस आप देख के लेक्चर तो फारिग हो जाएं आपका। देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूं कि अपना इंडिविजुअल हर इंसान ने पढ़ना होता है, ठीक है जी। तो अब जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, ये ज्यादा बेहतर जो है ना प्रेजेंटेबल तरीका है कि हर चीज ऑलरेडी रिटन है और उसके ऊपर आपको जो है ना बुक के साथ जो है ना अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो मार्क करवाया जा रहा है सिस्टम, और साथ आप जो है वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि रेगुलर क्लासेस में लेक्चर दिया उसके बाद आपको जो याद रहेगा जहन में वो ठीक है, बकाया उड़ जाता है। इसमें आप बार बार एक चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 10th के मार्क्स की बहुत वेटेज होगी, तो जो आपने 9th में पढ़ा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जहन में बिठा लें कि 10th के मार्क्स जो हैं आपके, उन्हीं को में भी शायद डबल किया जाए। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अभी से आप लॉकडाउन में जो भी यहाँ पे आप इस वक्त आपके स्कूल बंद हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, टीचर्स के साथ इन टच रहें, जो आपने काम कर लिया हुआ है। सर जी जी बोलिए। जी अब्दुल्ला। सर स्कूल कब खुलना है? बेटा स्कूल जो है वो अभी फिलहाल तो यही है कि बड़ी ईद के बाद ही में भी शायद खुले, लेकिन जब अगर उन्होंने अनाउंस किया तो घंटे 2 घंटे की क्लासेस तो लगाएंगे, क्योंकि जितना टाइम ज़ाया हो चुका है वो काफ़ी उसका नुकसान बहुत हो चुका हुआ है। हर चीज़ यस जो है सर। ना वो मजाक नहीं होती। देखें, शुगल में लेते जाओगे कब तक ले लोगे शुगल में, एक टाइम के बाद तो फिर वो रूटीन वाली लाइफ वापस आएगी ना। तो उस वक्त जब जिन बच्चों को ने तैयारी की होगी बैठ के, इवन ये कि 3-4 सब्जेक्ट भी अगर आप फर्ज करें, मैथ का हो गया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट भी डेली आप करते जाएं, और इंग्लिश का अगर आप देखें समरीज याद कर लें, उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें, सवाल जवाब करते जाएं, यानी कि अपने आप को यहाँ पे अगर आप बिल्कुल फारिग कर देंगे तो आपका, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आपका डल हो जाएंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं क्योंकि इसका सेशन 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाता है। तो हम जरा इसको थोड़ा सा ना आगे सर चलते 40 मिनट्स हो। जी क्या कह रहे हैं सर आप? टाइम हो गया पूरा। कितना हुआ सर है टाइम टाइम? पूरा हो गया। किस तरह? सर 40 मिनट। नहीं, वो 9 40 बजे से मिनट 9:40। सेशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी, सेशन में है 10 मिनट पड़े हुए। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप सेशन में कंप्लीट करके क्लास जो है ना आपको वो उसमें कर दूंगा। अगर आपको कोई क्लास की ज्वाइनिंग का इशू है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग में ये आ जाएगी चीज, ठीक है ना, अगर कोई किसी को ये इशू आ रहा है तो। अच्छा, यानी ये आपको जो है ना वो क्या कहते सर हैं, जी बच्चे इतने ज्यादा बच्चे तो क्लास लेते ही नहीं है, तो थोड़े बेटा से बच्चे लेते हैं। वो बच्चे क्लास लेते नहीं है। मैंने कल लेक्चर सेंड किया था और मुझे तकरीबन मैंने उसकी जो है प्रॉपर्टीज चेक की हैं, तो तकरीबन 23-24 बच्चों ने वो चीज़ देखी है और डाउनलोड भी की है, ठीक है ना। तो ये आप ना समझें कि क्लास लेते नहीं है, अंदर खाते सारा काम हो रहा है, लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हर किसी का तैयारी करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। सही। तो ये नहीं आप फ़खर इलाही या फ़खर इलाही का आप क्या समझते हैं वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, वो अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहा है। जब आप देखेंगे वो आएगा तो उसके टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ओके होंगी, मेरे से वो राब्ते में है। तो इस तरीके से ये होता है कि हर किसी का अपना एक हिसाब का होता है तरीका करने का। आप दूसरों को ना देखें, आप अपना देखें कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं इस टाइम। सर हमारे पास बस तो एक सर का नंबर है और किसी का नंबर ही नहीं आया। भाई नंबर नहीं है तो वो नंबर आप आप, सर आप सर आप वो ग्रुप में जो दोनों टाइम सुपर के दोनों में आप सारे सरों के नंबर दे दे ताकि हम उनसे राब्ता मैं कर लें। आपको नंबर सारों को दे दूंगा, उसमें आप उनको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें
या उनको कॉल करके पूछ लें कि क्या हिसाब किताब है। मैंने तो देखें अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं तो लेक्चर भी आपको जो जूम पे हुए हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर किसी को इनबॉक्स में चाहिए वो भी सेंड हो जाएंगे, वैसे ग्रुप में भी सेंड हो रहे हैं। किसी टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर आपको नहीं मिला तो वो बता देंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा। यस नहीं सर, सर, थैंक आपके यू। लेक्चर लिया तो आप ग्रुप में सर के नंबर सेंड कर देना ताकि हम उनसे भी राब्ता कर सके। वो ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं नंबर सेंड हो जाएंगे, आपको दूसरे ग्रुप में भी इसमें भी सेंड कर दूंगा। तो अभी देखें बात ये है कि जितना इसमें मैंने यानी कि स्टडी पढ़ाया है, ये जो अभी आपको लेक्चर हुआ है, इसमें जो रह गया हुआ है वो नेक्स्ट टाइम इसमें से कुछ हिस्सा, मतलब यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है जिसमें कॉन्जुगेट एसिड, और ये वाला हिस्सा जो कॉन्जुगेट एसिड, ये मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला, ये पूरा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट कल डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। तो ताकि आपको ये जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का हिसाब किताब है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी कितना टाइम मीटिंग का हुआ है, इसमें कोई शो नहीं हो रहा टाइम, मीटिंग का टाइम। सर 9:45 हो गए हैं। ठीक है जी, वो फिर दूसरे की क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इंशाल्लाह अगर आपको इसमें मैंने ऐड करना हो तो मीटिंग में ऐड कर दूंगा। मजीद जो है वो फिर कल डिस्कस करेंगे ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, ठीक है जी। ओके सर। यस थैंक सर। यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आप जब जितना हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, उतना आपकी केमिस्ट्री के इजीली आप जो है वो उसको कर सकते हैं, बजाय ये कि आप जो है वो क्या कहते हैं अपने वक्त को ज़ाया करें और इधर उधर के फिरते रहें। एंड पे जाके आप ही तंग होंगे। पहले तो कुछ होता था कि चलो थोड़ा बहुत टाइम, अब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका हुआ है, पानी बहुत सर से गुजर गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें और सीरियस होकर तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।